देखने वाले हैं आपका दैनिक जागरण का एडिशन। और आपका 16 जुलाई का ये आपका न्यूज़पेपर है और दिल्ली एडिशन में आपको कराने जा रही हूँ। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और कुछ हम लोग एडिटोरियल को भी देख लेंगे इसमें, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि आप जैसे कि यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि रुपये और दिरहम में कारोबार करेंगे भारत और यूएई। जैसे आप जान रहे होंगे कि फ्रांस के बाद जो है वो आपका जाना था भारत के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी को यूएई में। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या इसमें से आपको न्यूज़ जानना चाहिए डिटेल में। चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थानीय मुद्रा में कारोबार के लिए जो है वो, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो आपका संयुक्त अरब अमीरात है और भारत में क्या किया गया है कि दोनों स्थानीय मुद्रा में कारोबार करने के लिए जो है समझौते हो गए हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि दोनों देश जो है रुपये और यूएई की मुद्रा जो आपकी दिरहम है उसमें कारोबार करेंगे। दुनिया के किसी देश से भारत का यह इस तरह का पहला समझौता होगा। ठीक है, जहाँ पे आपका दिरहम और आपका यूएई में मतलब रुपए में किया जाएगा। ठीक है, पहला समझौता तो इम्पॉर्टेंट है। पीएम नरेंद्र मोदी को शनिवार की यात्रा पे, एक दिन की यात्रा पे यूएई गए थे पीएम मोदी जी। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं और आपके जो राष्ट्रपति और अबू धाबी के जो शासक हैं उनका नाम क्या है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के बीच दोनों देशों के आयामी आपके संबंधों को प्रगाढ़ करने पर क्या हुआ है कि व्यापक बातचीत हुआ। ठीक है, हमारे भारत और यूएई के बीच में। देखिए, मेनली जो आपका एग्रीमेंट हुए हैं उसके डिटेल में देखते हैं। तो व्यापार और निवेश पे हुआ है, फिनटेक पे हुआ है, ऊर्जा पे हुआ, जलवायु परिवर्तन पे हुआ, उसके अलावा उच्चतर शिक्षा हो गया के साथ साथ कई क्षेत्रीय और आपका रीजनल और ग्लोबल जो मुद्दे थे उस पर भी आपका बात हुआ दोनों देशों के बीच में। अगर बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत और यूएई के बीच 3 अहम समझौते हुए हैं। ठीक है, कितने समझौते, तो 3 अहम समझौते हुए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि इस बीच देर शाम जो है मोदी जी जो है फ्रांस और यूएई के सफल दौरे के स्वदेश पहुंच गए। ठीक है, पहुंच भी गए वो। अगला डिटेल में अगर देखें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अबू धाबी में पीएम मोदी और यूएई के जो साथ राष्ट्रपति है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के समक्ष आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जो है और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ यूएई के गवर्नर खालिद मोहम्मद बालमा ने क्या किया कि हस्ताक्षर किया, यानी दोनों के जो आरबीआई के प्रमुख हैं उनके द्वारा ऐसा किया गया। ठीक है, यूएई के राष्ट्रपति से भेंट के मुलाकात में मोदी जी ने कहा, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कहा कि पिछले साल व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर के बाद जो है भारत यूएई व्यापार में 20% की आपको क्या हुई है, तो आपकी वृद्धि देखी गई है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20% की आपको वृद्धि देखी गई है। उन्होंने कहा कि जो दोनों देशों की मुद्रा में व्यापार के लिए हुआ समझौता दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग और आपका क्या होगा, आर्थिक विकास को भी क्या होगा, दर्शाता है। दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा और जिससे क्या होगा कि हम यूएई के संग जो है वो आपका व्यापार को 85 अभी जो क्या है यूएई के साथ भारत का व्यापार 85% से बढ़ा करके आपको $100 अरब तक ले जाएगा। ठीक है, भारत का ऐसा कहना है। यहाँ बता दें कि मोदी जी जो है वो फ्रांस से सीधे यूएई यात्रा भी गए थे। तो ये हमने पॉइंट को देख लिया। कुछ हम लोग डिटेल में भी देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है आप जैसे कि देख भी रहे होंगे, तो यहाँ पे दोनों देशों के प्रमुख मिले हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि 3 जो आपके समझौते हुए हैं कौन कौन क्षेत्रों में हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है दोनों देश जो है वो भारतीय मुद्रा एवं यूएई की जो मुद्रा दिरहम में कारोबार करेंगे।
उसके अलावा आपको बताया जा रहा है कि इससे से क्या होगा कि व्यापार बढ़ेगा, लेन देन लागत और भुगतान समय कम लगेगा, आयातकों एवं निर्यातकों को डॉलर का इंतजाम किए बगैर जो है भुगतान करने की सहूलियत मिलेगी। ठीक है, इससे बोला जा रहा है कि इससे मुद्रा बाजार में रुपये और दिरहम में निवेश करने का विकल्प भी खुलेगा, पर्यटन भी सुविधाजनक होगा। अगला देखिए नंबर 2 पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच डिजिटल भुगतान मैसेजिंग सिस्टम यानी कि भारत के यूपीआई और यूए के भुगतान प्लेटफॉर्म आईपीपी को आपस में जोड़ा जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि दोनों देशों की जनता को एक दूसरे में क्या होगा कि देश में कार्ड लेने पर क्या होगा कि कोई अतिरिक्त चार्ज भी नहीं देना होगा। ये इस तरह का हमने देखा। उसके अलावा आपका डिटेल में बताया जा रहा है कि आईआईटी दिल्ली जो है वो अबू धाबी यूएई में अपना जो है वो आपका पहला कैंपस खोलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आईआईटी दिल्ली का कैंपस कहाँ होगा, तो आपका यूएई अबू धाबी में होगा। यह मीना क्षेत्र की मध्य पूर्वी या फिर भारत अफ्रीका में भारत का पहला आईआईटी कैंपस होगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है बुर्ज खलीफा में भी देख लीजिए कि क्या क्या लिया गया है। तो बुर्ज खलीफा पर उकेरम मोदी की तस्वीरें। ठीक है, यूएई पहुँचने पर जो है वो पीएम मोदी का जोरदार क्या हुआ स्वागत किया गया। उनके आने से खुशी में दुबई को मशहूर गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा को भारतीय राष्ट्र ध्वज के रंगों में क्या किया कि रोशन किया गया। इस पर क्या हुआ कि और मोदी जी की तस्वीरें भी थी। इसके बाद यहाँ पे लिखा संदेश दिखाया गया कि इसमें लिखा था कि आपका स्वागत है। ठीक है, बहुत ही रिस्पेक्ट की बातें हैं, यूएई ने हमारे इंडिया के लिए ऐसे इनिशिएटिव लिए। उसके अलावा देखिए पीएम मोदी के सम्मान में राष्ट्रपति नाहियान द्वारा भेजे गए भोज में वनस्पति तेल से बने पूर्ण शाकाहारी व्यंजन परोसे गए, क्योंकि पता है कि नॉनवेज नहीं खाते हैं पीएम मोदी जी। अगर बात करें यहाँ पे बोला जा रहा है इसमें खजूर से बना हुआ सलाद था और उसके अलावा गिल्ड सब्जियाँ, फूल गोभी थी, गाजर था, काली दाल आदि भी शामिल थी। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी बातें हैं, हम लोग क्या के पढ़े जा रहे हैं। उसके अलावा भोजन के साथ ही परोसी गई मिठाइयाँ भी स्थानीय मौसमी फलों से बनी थी। ठीक है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। ये मतलब रिस्पेक्ट दर्शाता है हमारे इंडिया के प्रति एक कंट्री का। देखिए जलवायु परिवर्तन पे भी क्या हुआ कि विकसित देश जो है 100 अरब डॉलर देने को प्रतिबद्ध करे पूरी। देखिए हमारे जो पीएम है उनके द्वारा बोला गया है कि और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो हैं वो आपका संयुक्त बयान में कहा कि जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने और अनुकूलन के लिए जो है वो आपका क्या है कि 100 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता को क्या किया कि जल्द पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में देखा। यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, ये आप जैसे पिक्चर भी देख लीजिए, है ना। चलिए अब हम लोग अगला न्यूज़ को देखते हैं। चलिए यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं कि जो 100 अरब विकसित देशों को बोला जा रहा है कि 100 अरब जो है वो देने के बाद जो प्रतिबद्धता को जल्द पूरा करने के बाद भी दोनों में आपका किया गया। तो ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं डिटेल में जो भी हमको जानना चाहिए इसमें क्योंकि हमेशा न्यूज़ में भी रहता है तो हमको इसके इनसाइड भी देखना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारे पीएम जी हैं उन और यूएई के जो आपके राष्ट्रपति है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा कि जलवायु के असर को कम करने और अनुकूलन के लिए जो विकसित देशों को क्या करना चाहिए कि 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की प्रतिबद्धता को क्या करना चाहिए कि जल्द से जल्द देना चाहिए। ठीक है, डिले नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बताया गया कि दोनों देशों ने जलवायु महत्वाकांक्षा कार्बन उत्सर्जन कम करने और आपका स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग का विस्तार करने या फिर COP28 सम्मेलन से जो ठोस और सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने को प्रतिबद्धता क्या की है जताया है। ठीक है, आपका कहा जा रहा है कि साथ ही कहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहयोग को तेज करने में क्या होगा कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगला बोला जा रहा है कि संयुक्त बयान में दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से राष्ट्रीय स्तर पर जो है निर्धारित योगदानों में भागीदारी एकजुटता और समर्थन के जरिए जो है पेरिस समझौते के बारे में भी यहाँ पे चर्चा हुआ कि दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयासों में तेजी लाने का आह्वान किया गया दोनों देशों के बीचों में।
दोनों देशों के बीच जो है वो बातचीत के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त बयान जारी कर भारत और यूएई ने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक आपकी कार्रवाई को महत्व को रेखांकित किया है कि किस तरह से पेरिस समझौते को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। मोदी जी ने कहा कि यहाँ देख लेते हैं ने 2023 में जो है वो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28 की मेजबानी देश चुने जाने पर यूएई को बढ़ावा दी है। ठीक है, COP28 कहाँ होगा तो यूएई में होगा। ठीक है यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों देशों ने ग्लोबल स्टॉक टेक के महत्व और COP28 में इसके सफल निष्कर्ष पर पहुंचने के संबंध में प्रकाश डाला है। ग्लोबल स्टार्ट टेक का आशय क्या है कि आशय सम्मेलन के उद्देश्यों और आपका पेरिस समझौते को प्राप्त करने के संबंध में वैश्विक आपका क्या है सामूहिक कार्रवाई का जायजा लेने की कवायद से है। ठीक है, उन्होंने COP28 में ग्लोबल स्टॉक टेक के लिए जो है एक संतुलित दृष्टिकोण को लागू करने के महत्व पर जोर दिया और राष्ट्रों से अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए ग्लोबल स्टॉक टेक के परिणामों को क्या किया कि उपयोग करने का आह्वान किया। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने संधि और पेरिस समझौते के प्रावधानों के अनुसार जो है वो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों का क्या किया कि देशों का समर्थन करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया, ये हमने बहुत सारे चीज़ों को इसमें जानने का कोशिश भी किया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग अनियोजित विकास के दुष्परिणाम को हम लोग देखते हैं। ये हमारा संजय गुप्ता जी के द्वारा लिखा हुआ है कि किस तरह से जो आपका अर्बन जो एरिया होते हैं शहरी में जैसे डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो शहरों में जो डेवलपमेंट किया जा रहा है तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलती है, कमी भी देखने मिलती है, आपको बाढ़ भी आ जाता है। उसके अलावा आपका जो भी नगर निगम का रख रखाव होता है आपका क्या है कि वहाँ से सड़कों के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, सेफ्टी कंसर्न भी रखने पड़ते हैं। तो ये चीज़ों को आप इसके इनसाइड देखेंगे कि एक आपका जो शहरों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या चीज़ें नहीं की जा रही है या क्या कमियाँ हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। बताया जा रहा है यहाँ पे कि पिछले दिनों उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से अधिक वर्षा के कारण अनेक नदियों का जलस्तर क्या हो गया बढ़ने के कारण कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। हमेशा न्यूज़ में भी बना हुआ है। लाखों लोगों का क्या हो रहा है कि जीवन भी क्या हो रहा है कि प्रभावित हो रहा है। इन दिनों जो है वो दिल्ली में यमुना भी उफान पर है। ठीक है, यमुना नदी भी मतलब अपने लेवल से ज़्यादा वहाँ पे पानी हो चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजधानी में यमुना किनारे के कई इलाके जो है पानी घुस गए, इसमें कई वीआईपी इलाके भी शामिल है। ठीक है, क्योंकि इस इलाके में घर तो बना लिया, लेकिन ये तो पता है कि यमुना रिवर का एरिया है तो वो तो कभी ना कभी भरेगी। कुछ इलाकों में तो यमुना का पानी 3-4 मीटर तक पहुंच गया है। ठीक है, इसके चलते लोगों को वहाँ से निकालना पड़ रहा है क्योंकि वो बाहर आ ही नहीं पा रहे। इस स्थिति ने जो है वो दिल्ली सरकार के इस दावे को पोल खोल दी है कि बरसात के पहले जो है नाले और नालियों की सफाई करने के साथ जल निकासी की भी व्यवस्था कर ली गई है। ठीक है, ये जो बोला गया था तो इसमें भी ये मतलब राइटर बता रहे हैं कि इस तरह से अगर कर लिया गया था तो ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। दिल्ली के विभिन्न इलाकों क्षेत्रों में जो अगर देखें तो घुसे पानी के यमुना के पानी ने योजनाकारों को एक बार फिर से चेताया है कि शहरों के बुनियादी ढांचे को जिस तरह से बनाया गया है वह समस्याओं का जन्म देने वाला है। ठीक है, कभी ना कभी नुकसान आपको होगा ही। शहरों के बुनियादी ढांचे को ठीक नहीं किया जाता है तो बारिश में वे जल भराव और बाढ़ का सामना करते ही रहेंगे। ठीक है, अगर आप अच्छी तरह से प्लानिंग वगैरह नहीं करेंगे तो शहरों के योजनाकार इनकी अनदेखी नहीं कर सकते कि मौसम के तेज़ी से बदलते चक्र के चलते अभी कहीं पर भी कम समय से में आवश्यकता से अधिक वर्षा होने की आशंका बढ़ गई है। इसके परिणाम स्वरूप भी बता रहे हैं राइटर यहाँ पे कि कहीं पर भी जो वैसी स्थिति बन सकती है जैसे कि आपके दिल्ली में बनी हुई है। ठीक है,
ये यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली में बोला जा रहा है कि यमुना का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि आसपास के इलाके भी डूब गए हैं। इसके बाद भी ना तो कोई मतलब सही सीख ली जा रही है और ना ही क्या हो रहा है कि कारणों का निदान भी किया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत मुश्किलों में भी है, जिनके चलते जो दिल्ली के कुछ इलाकों में जलमग्न हो जाते हैं। यह समझना चाहिए कि शहरों के आधारभूत ढांचे का वैज्ञानिक तरीके से निर्माण किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई कोशिश दिल्ली तक में नहीं हुई है, ना तो केंद्र सरकार की ओर से, ना ही आपका और सरकार, ना तो केंद्र सरकार की ओर से और ना ही आपका राज्य सरकार की ओर से। अभी भी ऐसे कोई आसार नहीं देखते हैं कि जिससे कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर के राज्य को देश की राजधानी में आधारभूत ढांचे को ठीक करने के लिए कोई ठोस प्रयास करने जा रही है। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि सेंटर भी ऐसा कुछ करे, ऐसा दोनों स्टेट और आपका सेंटर दोनों ने, दिल्ली सरकार ने भी दोनों ऐसा ही काम किया। ऐसा कोई नहीं है कि किसी ने ज़्यादा या कम किया, दोनों की स्थिति सेम ही यहाँ पे राइटर बताना चाहते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिल्ली के आधारभूत में जो है केंद्र का भी एक ही भूमिका है। ठीक है, यह ठीक है कि अप्रत्याशित वर्षा के कारण जो विश्व के अनेक शहरों में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ठीक है, वो तो अलग बात है, लेकिन कम से कम जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो आपको वो रखना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि यदि देश दुनिया के अन्य शहरों की तरह दिल्ली भी बाढ़ से घिर गई तो कोई अनोखी बात नहीं होगी, लेकिन यह समझा जाना कि वर्षा के कारण दिल्ली और आपके देश के दूसरे शहरों को जो दयनीय स्थिति बनी उससे कोई नियोजित विकास की अनदेखी नहीं है। यहाँ राइटर और आगे बताना चाहते हैं कि अगर बात करें दिल्ली के कई ऐसे इलाकों में जो है वो यमुना का पानी घुस गया है, जो कि अनियोजित विकास को बानगी है। ठीक है, कायदे से भी अगर देखें तो यमुना किनारे जो है आबादी की बसावट ही नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, मतलब नदी के किनारे क्यों रहना। ठीक है, क्योंकि वो तो कभी ना कभी आपका आएगी ही आपकी घरों तक, लेकिन वोट बैंक के लोभ में ऐसे इलाकों में भी बसावट होने दी गई है जहां बाढ़ आने की खतरा रहता है। इसी तरह इनकी भी अनदेखी की गई है कि यमुना किनारे के गांवों में अनियंत्रित विकास न होने पाए। ठीक है, और मतलब कहने का मतलब कि डेवलपमेंट हो, लेकिन इस तरह की ना हो कि लोगों का जीना ही मुश्किल हो जाए। अनियोजित विकास और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे के कारण ही कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी चेन्नई आदि शहरों में पानी हो जाते हैं। समस्या इन शहरों में ज़्यादा होती है जो नदी किनारे बसे हैं। इन अगर बात करें, इन नदियों की ड्रेजिंग करने और उनके तटबंध ऊंचा करने की ज़रूरत होती है, लेकिन यह काम या तो किया नहीं जाता है या फिर काम चलाए तरीके से किया जाता है। ठीक है, दिल्ली में ही यमुना को लेकर के ऐसे प्रयास किए गए हैं कि यदि उसका पानी खतरे के, आपको बताया जा रहा है कि खतरे के निशान को पार कर जाए तो वह ऊंचे तटबंधों के कारण शहर में ना घुसने पाए। ठीक है, यहाँ पे यही राइटर बोलना चाहते हैं। दिल्ली में यमुना के प्रवेश करने से कोई बांध भी नहीं बनाया जा सका है, और कहा जा रहा है कि जहाँ पानी को संजोया जा सके और उसे नियंत्रित तरीके से इस नदी में बहाया जा सके। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली जैसा महानगर जो है, जहाँ करीब 2.5 करोड़ आबादी और देश की शासन व्यवस्था के साथ कारोबार का एक बड़ा केंद्र है, वहाँ जब बाढ़ और बारिश में होने वाले जल भराव के कारण लोगों के दिनचर्या बाधित होते हैं, क्योंकि ये तो हमेशा चलते रहने वाली दिल्ली है। ठीक है, उसके अलावा बोला जा रहा है उसके आर्थिक दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। इन दुष्परिणामों के कारण जो है शासन प्रशासन की निंदा भी होती रहती है, लेकिन लगता है कि नीति नियंता जो है आपका इस निंदा को भी सहने को भी तैयार है। अगर आप देखिए, आपका आधारभूत ढांचे की इंजीनियरिंग ठीक करने और आपका नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए नहीं है। उसके अलावा आपका कहा जा रहा है कि निसंदेह बात केवल दिल्ली को ही नहीं है, दिल्ली की ही नहीं है, देश के लगभग सभी छोटे बड़े शहर बेतरतीब विकास की ही कहानी कह रहे हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। ऐसा नहीं है कि ये दिल्ली की स्थितियाँ ही, और भी जो महानगर है वहाँ पे भी सेम स्थिति आपने देखा ही है।
नगर निकायों के प्रतिनिधि शहरों के बुनियादी ढांचे की सूद इसलिए अधिक नहीं लेते क्योंकि उन्हें वोट आमतौर पर उन हिस्सों से मिलता है जहां अनियोजित विकास होता है, ठीक है, और फिर जहां झुकी बस्तियां होती है। स्पष्ट है कि उन नेताओं से शहरों की सूरत संवारने की उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि वहाँ वोट बैंक ही नहीं है, ठीक है। जो अनियोजित कॉलोनियों में बसे वोटों के कारण जीत हासिल करते हो या फिर अनियमित कॉलोनियों को नियमित कराने की कोशिश कर अपना वोट बैंक बनाने की जुकत में लगे रहते हो, ठीक है। यहाँ राइटर बताना चाहते हैं कि पिछले कुछ समय से जो है शहरीकरण पर बातें तो खूब हो रही है, लेकिन नगरों का सही तरह से नियोजन हो इसके लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और इसके लिए प्रयास भी नहीं किए जा रहे हैं। अगर बात करें शहरों का आधारभूत ढांचा टिकाऊ और भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के तथा बढ़ती आबादी के बोझ को सहने लायक बने, यह भी बताया जा रहा है कि यह जो है स्थिति तब है जब सभी जान रहे हैं कि आने वाले समय में क्या है कि शहरों की आबादी तेज़ी से बढ़ेगी और शहर किसी भी राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को बल देने का काम करेंगे। वास्तव में आज के युग में जो है शहर आर्थिक विकास के इंजन के रूप में है, बिल्कुल, क्योंकि सारी आर्थिक गतिविधियां जो है वो शहरों से ही की जा रही है। उसके अलावा अगर देखा जाए कि देश को प्रगति से आपका तेज़ी से प्रगति करनी है तो शहरी जीवन को सुविधाजनक आपको बनाना ही होगा। बेहतर नगर नियोजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, जिससे से आपका यहाँ राइटर का कहना है कि इससे संतुष्ट नहीं किया जा सकता कि हाल ही में नगर नियोजन को लेकर के आयोजित सम्मेलन में शहरों की मौजूदा और भावी चुनौतियाँ पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया गया है, क्योंकि बात तो अब बनेगी जब वास्तव में ऐसा किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मतलब क्या शहरी क्षेत्रों में आप अगर अनियोजित डेवलपमेंट करेंगे तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट के से रिलेटेड आपकी क्या क्या चुनौतियाँ हैं जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह संतोषजनक है कि शहरों में कचरा प्रबंधन की दृष्टि से जो है उपयोगी मानी जाने वाली गोवर्धन योजना के प्रति राज्यों ने उत्साह दिखाई है, ठीक है। आपका इस योजना के तहत बताया जा रहा है कि विभिन्न राज्यों में बायोगैस प्लांट के 79 प्रस्तावों को क्या किया गया, स्वीकृति दी गई है, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि ऐसे प्लांट जो है बड़ी संख्या में लगाने की आवश्यकता है, ठीक है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि इस आवश्यकता का रेखांकन इस बजट में भी किया गया है। बजट में जो है गोवर्धन योजना के तहत देश में 500 जो है बायोगैस प्लांट लगाने की घोषणा की गई है, ठीक है। इस योजना को गति देने की आवश्यकता है ताकि आपका क्या होगा कि यथासंभव अधिक से अधिक गीले कचरे को बायोगैस में क्या किया जाए, बदला जाए। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अभी बहुत कम मात्रा में गीले कचरे यानी आपका जल, सब्जियां और अनाज आदि के अवशेष का भी सही से निस्तारण हो पाता है, ठीक है। अगला बताया जा रहा है इसका एक कारण यह है कि नगर निकायों के पास इस तरह के कचरों के निस्तारण के लिए क्या है तो उपयुक्त व्यवस्था ही नहीं है। स्थिति यह है कि वे गीले और सूखे कचरों को अलग अलग एकत्र करने की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। स्पष्ट है कि जब यह बुनियादी काम हो सकेगा तभी बायोगैस आपका क्या होगा, प्लांट उपयोगी साबित होगा। यहाँ राइटर का यही आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया गया तो सफल बनाने के लिए जितना आवश्यक यह है कि नगर निकाय गीले कचरों को सही तरीके से एकत्र कर बायोगैस प्लांट में उसका उपयोग करे, उतना ही आपका क्या है कि सूखे कचरों के निस्तारण की भी जो है कोई उपयुक्त व्यवस्था करे। यह एक तथ्य है कि स्वच्छ भारत अभियान पर तमाम जोर दिए जाने के बाद भी कचरा प्रबंधन एक चुनौती बना हुआ है। देश की राजधानी समेत अन्य महानगरों के जो आपके पास कचरे के भंडारण के लिए पर्याप्त क्या है तो स्थान नहीं है। अगला देखिए परिणाम यह है कि महानगरों में जो है कचरे के पहाड़ खड़े हो रहे हैं और यह समझा जाना चाहिए कि कचरा प्रबंध तब तक चुनौती बना रहेगा जब तक कि उसके निस्तारण की ठोस व्यवस्था नहीं की जाती।
आगे राइटर बता रहे हैं कि यदि इस चुनौती का सामना नहीं किया जा सका तो देश को स्वच्छ बनाने के अभियान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। और यहाँ पे आगे राइटर बोल रहे हैं कि आपका शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने का कारण कचरे का एक तरह का आपका प्रबंधन ना होना भी कारण रहा है। ठीक है, कचरा प्रबंधन के मामले में सरकारों को ऐसी इच्छा शक्ति का परिचय देना होगा उसका अभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब इच्छा शक्ति का क्या है कि मतलब ढंग से इच्छा शक्ति ही नहीं है तो वो इम्प्लीमेंट क्या करेंगे। उसके अलावा हर कोई इससे परिचित है कि पॉलीथीन और प्लास्टिक का कचरा जो है वो पर्यावरण के लिए बहुत ही बेहद खतरनाक भी है। लेकिन कोई नहीं जानता कि पॉलीथीन और प्लास्टिक के वे उत्पाद क्यों बन या फिर बिक रहे। तो अगर आप बिकेंगे ही नहीं तो कोई ख़रीदेगा ही नहीं, तो थोड़ा सा तो प्लास्टिक और पॉलीथीन कम होंगे, लेकिन कोई बनाना ही बंद नहीं कर रहा, जिन पर रोक लगाने की बातें होती रही है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही इस पर ध्यान भी दिया जाना चाहिए कि अब की कचरे के निस्तारण की भी ठोस योजना बनाने का समय आ गया है। तो ये हमने चीज़ पॉइंट को देखा। चलिए अब हम लोग जो है एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, आपका एआई में जो है वो आपका बदलेगा मौसम विज्ञान। चलिए यहाँ पे हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं कि कैसे जो है एआई आपका इम्पोर्टेंट होगा आपका मौसम विज्ञान से रिलेटेड। ठीक है, चलिए ग्लोबल वार्मिंग से हमारा ग्रह जो है गर्म हो रहा है। महासागरों के स्तरों में क्या हो रहा है कि वृद्धि हो रही है और चरम मौसम की घटनाएं आपकी क्या आ रही है, आम होती जा रही है, यानी टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। भयंकर चक्रवात जब ज़मीन से टकराते हैं तब क्या होता है कि तेज़ हवाएं और बारिश से भारी तबाही भी होती है। कुछ दिन पहले ही दुनिया का अब तक का सबसे गर्म जो है 3 दिनों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, पूरे वर्ल्ड को इस 3 दिनों का गर्मी आपको देखने को मिला था। समूचा उत्तर भारत इस समय भारी वर्षा का प्रकोप झेल रहा है। विनाशकारी तूफान, वर्षा एवं प्रचंड लू की इस समय पर सूचना मिलने पर मौसमी विपदाओं से होने वाले नुकसान कम किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन समस्या यह है कि मौसम का सही पूर्वानुमान लगाना, विशेषकर दिन प्रतिदिन की घटनाओं की भविष्यवाणी करना आज भी एक बड़ी चुनौती है। मौसम की ज़्यादा सटीक भविष्यवाणी करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मदद कर सकती है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि नेचर पत्रिका में प्रकाशित 2 अलग अलग अध्ययनों में एआई मॉडलों की उपयोगिता का वर्णन किया गया है, जो आपका मौसम पूर्वानुमान में क्या है सुधार कर सकते हैं। आगे अगर देखें तो आपको बोला जा रहा है कि पहली एआई आधारित प्रणाली को पंगु वेदर कहा जाता है। यह 1 सप्ताह पहले ही वैश्विक मौसम की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। दूसरा मॉडल जो है नाउ कास्ट नेट है, जो आपका 6 घंटे पहले बारिश की सटीक क्या करती है भविष्यवाणी करता है। ठीक है, तो ये आपका 6 घंटे पहले करता है। इससे विज्ञानियों को जो है वास्तविक समय में मौसम के पैटर्न को बेहतर अध्ययन करने में क्या होगा मदद मिलेगी। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि अधिकांश देश जो है वो मौसम भविष्यवाणी के लिए संख्यात्मक मॉडल का उपयोग कर रहे हैं या करते भी हैं। उसके अलावा बताया जा रहा है कि वायुमंडल और महासागरों के कंप्यूटर मॉडल बनाने के लिए गणितीय समीकरणों का उपयोग करते हैं। ठीक है, गणितीय मौसम पूर्वानुमान के डाटा का उपयोग भविष्य के मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। संख्यात्मक मॉडल में बताया जा रहा है क्या कि अक्सर बवंडर या फिर आपका ओलावृष्टि जैसे चरम मौसम के खतरों की भविष्यवाणी करने की क्षमता नहीं होती। इसके अलावा पूर्वानुमान को ध्यान तैयार करने में घंटों लग जाते हैं। पंगु आपका बोला जा रहा है कि पंगु मौसम मॉडल को जो है वो प्रशिक्षित करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि सिस्टम में 39 साल का मौसम जो वैश्विक मौसम डाटा डाला है। इस तरह से उसे तापमान, दबाव और हवा की गति का पूर्वानुमान लगाने के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, यानी ये पहले से ही भविष्यवाणी कर देगा। संख्यात्मक मौसम जो है आपका भविष्यवाणी पद्धति की तुलना में पंगु वेदर 10,000 गुना तेज होते हैं। पंगु वेदर 5 से 7 दिन पहले मौसम के मिजाज की क्या करते हैं तो भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन यह एआई मॉडल वर्षा का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं, जो चक्रवात और अन्य चरम घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए आवश्यक है।
हालांकि दूसरा जो एआई मॉडल नाउ कॉस्टनेट इस कमी को दूर करता है। नाउ कॉस्टनेट स्थानीय क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के पैटर्न के विस्तृत और आपका क्या है यथार्थवादी विवरण पे भी क्या होता है ध्यान केंद्रित करता है। जीवन के हर क्षेत्र में जो है एआई का विस्तार जारी है। ठीक है, ये आपका जो है वो आपके विज्ञान के जानकार है लेखक जो है। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट को देखा, सारे चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से डिटेल में हम लोग एनालाइज भी किया। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रहे, पढ़ते रहे, टेक केयर।